हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम लोग हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से ही है और जो बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से, और सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं दूं उससे पहले आपको कमेंट में उसका आंसर आपको दे देना है, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा नहीं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बच्चों यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत, यहाँ पर क्या है, बाल कृष्ण भट्ट वो है बातचीत चैप्टर के लेखक। वह बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता, जिनका नाम है बच्चों क्या, तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है बच्चों उनके पिताजी का नाम, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे बच्चों। वह क्या थे, तो वह एक व्यापारी थे। और याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी की माता जी का नाम था बच्चों पार्वती देवी। क्या था, पार्वती देवी थी। और वह जो थी बच्चों वह सुसंस्कृत महिला थी। उनकी जो माता थी पार्वती देवी, वह एक सुसंस्कृत महिला थी बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग का संधि विच्छेद बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निह धन रोग। क्या हो जाएगा बच्चों, निह धन रोग। धन यानी कि जोर बच्चों, धन यानी कि जोर, निह धन रोग यानी। और यह पूछा जाए आपसे कि निरोग में जो नी है यहाँ पर कौन सा संधि का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि, और इसका संधि हो जाएगा बच्चों निह धन रोग। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है बच्चों यहाँ पर, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और यह जो है बच्चों यह द्विवेदी युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक। और उसने कहा था जो चैप्टर है बच्चों, उसने कहा था जो यह प्रकार का कहानी है, इसे हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना गया है बच्चों। याद रखिए किस चीज का, तो मील का पत्थर इसे माना गया है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि उसने कहा था कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था बच्चों। तो लाना सिंह जो है वह कालानौर का रहने वाला है, मगरे का, रंजीत बाग का, या फिर माझे का बच्चों। तो लाना सिंह जो है वह माझे का रहने वाला है बच्चों। वह कहाँ का, तो माझे का रहने वाला है। और वह अपने बचपन में यानी कि जब वह 12 साल का था तब वह अपने मामा के घर जाता है, जो कि कहाँ था बच्चों, उनका मामा का घर जो है वह कहाँ था, तो वह था अमृतसर। वह कहाँ था बच्चों, अमृतसर। और जो सूबेदारनी होती है वह बच्चों मगरे की होती है, लेकिन लाना सिंह जो है बच्चों वह माझे का होता है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा, क्या होगा, बहाना करना, बहस छीरना, बोलने से रोकना, या फिर विरोध में खड़ा होना। तो बच्चों यहाँ पर बताइए कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ इसमें से क्या होगा। तो बात बनाना यानी कि बहाना करना बच्चों, क्या हो जाएगा, बहाना करना। क्यों हम लोग कहते हैं ना ये कि यह जो है किसी भी बात को बोलते हैं तो बात बना रहा है, यह बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। तो लोकनायक जो है बच्चों उसके नाम से प्रसिद्ध हुए हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन करते हैं पटना के गांधी मैदान में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ किए थे तो आप लोग बता दीजिएगा कि वह किए थे पटना के गांधी मैदान में बच्चों। कहाँ, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घ का उच्चारण स्थान है। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम उनका बाउल था बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और घ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है बच्चों, तो घ आप जब घ बोलेंगे तो वह आपको कंठ से आवाज आएगा। घ जब आप बोलेंगे तो वह कंठ से आवाज आएगा। और घ ही नहीं बच्चों बल्कि क से लेकर क ख ग घ अंग अंग तक जो है यहाँ पर आपको कंठ से ही आवाज आएगा। अंग तक आप कंठ से ही बोलेंगे बच्चों। यहाँ पर आप बोल कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा, महाधन
उत्सव, महाधन उत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है बच्चों। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। और यह पूछा जाए बच्चों कौन सा संधि का उदाहरण है, तो यह आप लोग बता दीजिएगा कि यह गुण संधि का उदाहरण है बच्चों। कौन सा? गुण संधि का यह उदाहरण हो जाएगा क्या? तो महोत्सव। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों, यहाँ पर दल विहीन लोकतंत्र वह गांधीवादी, याद रखिए कौन? तो गांधीवादी और सर्वोदय विचार में विश्वास रखते हैं बच्चों। वो कौन? तो दल विहीन लोकतंत्र। और देखिए यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो वह किसका है बच्चों? यहाँ पर देखिए सर्वोदय विचार का, क्रांतिकारी विचार का, समन्वयवादी विचार का, या फिर अलगाववादी विचार का। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोदय विचार का। किसका बच्चों? तो यह हो जाएगा सर्वोदय विचार, जो कि मैंने आपको बोला था कि गांधीवादी और सर्वोदय विचारधारा के। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हमारे राष्ट्र कवि के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके पिताजी का नाम है बच्चों रवि सिंह। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम तो वह है बच्चों रवि सिंह। और उनके अगर माता जी का नाम पूछा जाए तो उनकी माता जी का नाम हो जाएगा मनरूप देवी। क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा मनरूप देवी। किनके माता जी का नाम? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की माता जी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम बच्चों रवि सिंह। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अज्ञेय जी जो है बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कि कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। और यही अज्ञेय जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों रोज। कौन सी रचना है? रोज है। याद रखिएगा रोज जो है, रोज की मुख्य पात्रा अगर पूछा जाए आपसे तो वह है मालती। मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है, जो कि अज्ञेय जी के दूर के रिश्ते की बहन लगती है बच्चों। उसी के बारे में वह लिखते हैं कि कैसे वह जब बचपन में थी तो कैसे थी और फिर शादी होने के बाद वह कैसे हो जाती है, तो उस प्रकार से वह बताते हैं। और देखिए यहाँ पर इनका जन्म जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पूछा जाए कि कहाँ हुआ था बच्चों, तो यह भी आप याद रखिएगा कि कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जायसी ने एक आंख की तुलना किससे की है? तो जायसी जी ने बच्चों अपने एक आंख की तुलना किससे की है? तो वह किए हैं कि आकाश से, फूल से, दर्पण से, या फिर सूर्य से। तो उनकी एक आंख की तुलना जो है बच्चों वह करते हैं दर्पण से। किससे करते हैं? तो वह दर्पण से करते हैं। किस चैप्टर में? तो वह भी आप लोग बता दीजिएगा कि वह करते हैं अपने कर्बक चैप्टर में, जो कि पद्मावत से बच्चों लिया गया है। पद्मावत से लिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, तो भी आप लगा दीजिएगा जायसी जी को। और कर्बक के रचनाकार पूछे तो वो भी आप लोग जायसी जी को लगा दीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राधा रसकेली किसकी रचना है? तो राधा रसकेली जो है यहाँ पर सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि ब्रज भाषा में है बच्चों। ये भी याद रखिएगा, यह जो है राधा रसकेली यह एक ब्रज भाषा में है बच्चों। कौन सा? ब्रज भाषा में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है? द्वादश स्कंधों में बच्चों किसकी रचना हुई है? तो वह हुआ है सूरसागर की, जहां से सूरदास जी के पद को लिया गया है बच्चों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन है बच्चों? तो वह हो जाएंगे कौन? तो स्वामी यहाँ पर नरहरिदास। कौन हो जाएंगे? स्वामी नरहरिदास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो निम्न में बच्चों इसमें से यानी कि कौन सी रचना जो है वह तुलसीदास जी की है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शिवा बावनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है मसलनामा, ऑप्शन सी दिया है लहर, और ऑप्शन डी दिया है बच्चों दोहावली। तो इसमें से कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास जी की है? तो यहाँ पर समझिए, पूरे चीजों को समझिए, यहाँ पर कौन कौन सी रचना किसकी है बच्चों। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, दोहावली जो दिया हुआ है यह किसकी है, तो यह है तुलसीदास जी की रचना बच्चों। दोहावली जो है यह तुलसीदास जी की रचना है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चों लहर जो दिया हुआ है, या फिर मसलनामा जो दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर शिवा बावनी दिया हुआ है। लहर है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का, और यहाँ पर जो है शिवा बावनी वह है किनका, तो भूषण जी की रचना है बच्चों। यहाँ पर जो शिवा बावनी है यह भूषण जी की ही रचना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो हनुमान बाहुक जो है यह कितने छंदों की है, तो यह है बच्चों 44 छंदों की। कितने छंदों की है, तो 44 छंदों की है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखो कि क्या है, रामचरितमानस निम्न में क्या है। रामचरितमानस जो है वह क्या है, क्या वह एक गीति काव्य है, या फिर महाकाव्य है, या फिर खंड काव्य है। तो इसमें से वह हो जाएगा बच्चों रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो वो भी अवधी भाषा में बच्चों। कौन से भाषा में, तो अवधी भाषा में वह रचित है तुलसीदास जी द्वारा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, तो सबके हित का वचन कौन कहते हैं, तो वह कहते हैं कबीर। छप्पय जिसके लेखक है बच्चों नाभादास जी, वह अपने छंदों में, वह अपने छप्पय चैप्टर में वह लिखते हैं दो कवियों के बारे में, एक कबीर और दूसरे सूरदास के बारे में। वहीं पर वह कहते हैं कि सबके हित का वचन कहते हैं कबीरदास जी। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धराए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है बच्चों। यह जो पंक्ति दिया हुआ है कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धराए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो यह लिया गया है बच्चों छप्पय से। कहाँ से, तो यह लिया गया है छप्पय से। जब नाभादास जी सूरदास जी के बारे में लिखते हैं वहीं से यह लिया गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है बच्चों। कितने, 105 अलंकारों का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतिराज भूषण कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतिराज भूषण जो है वह कौन थे, तो वह थे बच्चों भाई के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो तितली जो है बच्चों, यह तितली एक उपन्यास है बच्चों। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, जो कि कामायनी जैसे कविता को लिखे हुए हैं। और कामायनी में जो मुख्य पात्र है बच्चों वह है श्रद्धा, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। क्या था, शंभू रतन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो बताइए आप लोग कि किस स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, जो कि दोनों ही एक प्रकार से लेखक ही है, कहाँ पर और कौन से स्कूल में वह पढ़ती थी, तो वह पढ़ती थी बच्चों क्रासवेथ गर्ल्स स्कूल में। क्रासवेथ गर्ल्स स्कूल जो कि बच्चों इलाहाबाद में है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो गुलामी का नशा एक प्रकार का नाटक है और इसके लेखक कौन है यही हमसे पूछा जा रहा है, तो वह है बच्चों ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। कौन, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और वह कौन है बच्चों, तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति। और सुभद्रा कुमारी चौहान वही जो कि पुत्र वियोग चैप्टर के रचनाकार है, और वह एक कवित्री है बच्चों, याद रखिएगा, जो अपने पुत्र के असामयिक निधन हो जाने के कारण उस रचना को करते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है बच्चों, तो यह जो लिया गया है पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह अपने बेटे को याद करते हुए इस रचना को लिखते हैं बच्चों, और बड़े ही अच्छा यह चैप्टर है, एक बार आप पढ़िएगा, जिसमें उनके पुत्र के बारे में बताया गया है कि वह कैसे अपने कामों को छोड़कर अपने पुत्र के पास जाती है, फिर भी उसका जो छावना यानी कि उसका जो पुत्र है वह छिन जाता है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी, जिन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है बच्चों, कवियों का कवि अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो आप लोग बता दीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह। और उन्हीं की रचना पूछा जा रहा है तो सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी जो है यह उनकी रचना नहीं है। लोग भूल गए हैं, यह भी नहीं है। खिलेगा तो देखेंगे, यह भी नहीं है। उनकी रचना है बच्चों टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा 13 नवंबर 1917 को। कब, तो 13 नवंबर 13 नवंबर याद रखिएगा 1917 को। और कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था बच्चों। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है वह नागपुर विश्वविद्यालय से बच्चों, कौन से, तो नागपुर विश्वविद्यालय से अपने एमए को पूरा किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि कमायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। तो कमायनी एक पुनर्विचार जो है यह गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। जो कमायनी उसी पर यह एक आलोचनात्मक कृति को रचते हैं बच्चों। याद रखिए कमायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, लेकिन उसी पर एक करते हैं कि कमायनी एक पुनर्विचार। यह बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा क्या पहने हुए है। तो वही हरचंदा जो कि गरीब व्यक्ति का यानी कि दलित व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसके लेखक है बच्चों रघुवीर सहाय जी, जो कि बताते हैं अधिनायक चैप्टर में। और बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि अधिनायक चैप्टर कहाँ से लिया गया है तो आप लोग बता दीजिएगा कि आत्महत्या के थैली से, आत्महत्या के विरुद्ध से बच्चों। कहाँ से, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। और वह उसमें एक लड़का होता है जो कि होता है हरचंदा, जो कि राष्ट्रीय गीत गा रहा होता है। किस दिन, तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन बच्चों। तो यहाँ पर वह पहना हुआ था फटा सुथन्ना, यह भी याद रखिएगा फटा सुथन्ना पहने हरचंदा गीत गाता है। इस प्रकार से वहां पर पंक्ति है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का कौन सा कविता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी की जो एक नंबर में ही दिया हुआ है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यही उनकी रचना है। यही उनकी कविता संकलन है बच्चों। याद रखिए क्या है, तो कविता संकलन है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी, क्या है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो यहाँ पर जो तार के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों, जब कवि प्यारे नन्हे बेटो चैप्टर में वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल जब वह पूछते हैं तो वही जो लड़की होती है वह जवाब देती है कि करछुल में, बहुत सारे कील में, बहुत सारे चीजों को बताती है। उसी वक्त वह कहती है कि छत पर जो ऊपर कपड़ा टंगा हुआ है और उसमें जो तार खींचा गया है उसमें भी लोहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर से यह लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। तो किस कविता से बच्चों यहाँ पर संकलित है, तो वह यह हो जाएगा कि वह आदमी नया गरम कोट कर पहन कर चला गया, यही से वह संकलित है बच्चों। याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का यहाँ पर जन्म कब हुआ था बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी। कब, 16 जनवरी 1941 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। पेड़ पर कमरा जो है बच्चों वह किस भाषा में हुआ है, इसका अनुवाद। और याद रहे कि पेड़ पर कमरा जो है बच्चों यह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। और यह जो है अनुवाद हुआ है इतावली भाषा में। कौन से भाषा में, तो इतावली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था।
तो वही महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी बच्चों, जिनके परिवार के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वाधीनता सेनानी भी बोल सकते हैं। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और उनके चाचा जी का नाम अजीत सिंह बच्चों, दोनों ही, और यहाँ पर भगत सिंह जी भी, तीनों ही यहाँ पर, या फिर बोला जाए तो उनका संपूर्ण परिवार बच्चों, पूरा यानी कि संपूर्ण परिवार एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? तो स्वतंत्रता सेनानी, जो कि हमारे लिए शहीद हो गए बच्चों। क्या हो गए? तो हमारे लिए शहीद हो गए, याद रखिएगा बच्चों। और अगर आपसे भगत सिंह का जन्म पूछा जाए तो क्या आप लोग बताइएगा? आप लोग कमेंट कीजिए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था बच्चों, 28 सितंबर 1907 को। और पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा उनके मृत्यु नहीं बल्कि उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? शहादत कह सकते हैं बच्चों, याद रहे। उन्हें हम लोग मृत्यु नहीं कहेंगे, उन्हें हम लोग परित्याग कहेंगे, शहादत कहेंगे। तो बच्चों उनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है बच्चों? तो यह ऐसा कथन कहने वाले और कोई नहीं, हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी जो है वही कहते हैं। जब वह सुखदेव को पत्र लिखते हैं उसी में वो कहते हैं कि सुखदेव, जब मैं पहले बोलता था कि आत्महत्या के लिए, तब तो तुम मुझे मना करते थे, आज तुम ही यह आत्महत्या की बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं आत्महत्या के विरुद्ध हूँ और आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह कायरता का पूर्ण कार्य है बच्चों। इस प्रकार से वह कहते हैं और कहते हैं कि आत्महत्या के बजाय और आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को स्वीकार करेंगे बच्चों। और वह हंसते हंसते फांसी को भी स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कहाँ से बच्चों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वह अपने एमए विषय को उत्तीर्ण करते हैं। वह भी बच्चों पूछा जाए किस भाषा से, किस सब्जेक्ट से, किस विषय से बच्चों? तो वह अंग्रेजी से करते हैं बच्चों। किससे? तो अंग्रेजी से वह करते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी क्या है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ओ मेरे सपने जो है यह एक प्रकार का एकांकी है जिसे लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी जो कि वो सदा नीरा चैप्टर के भी लेखक है। और उसमें जो है गंडक नदी की और चंपारण क्षेत्र की बड़े ही विचित्र वर्णन करते हैं वह, और बहुत ही गहराई से वह सभी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो वह किया था बच्चों विशाल विपट के पेड़ पर। किस पर बच्चों? तो विशाल विपट होगा यहाँ पर, विपट के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन बड़ा ही आपसे पूछा जाता है बच्चों। यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर बड़ा ही पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर जो है या दिया हुआ है भुइया, क्या दिया हुआ है? भुइया जाति जो दिया हुआ है उसी को लाया गया था बच्चों। कहाँ? अंग्रेज द्वारा नील की खेती के लिए भुइया जाति के मजदूरों को चंपारण में लाया गया था बच्चों। और यहाँ पर थारुओं को भी लाया गया था, याद रखिएगा। थारुओं को भी, जो कि छोटा नागपुर पठार से आए थे बच्चों। और यहाँ पर तब तक के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल जी की मृत्यु यहाँ पर कब हुई बच्चों? तो 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। कब? तो 1930 ईस्वी के आसपास में। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो मोहन राकेश जी का जन्म यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा चंडी वाली गली अमृतसर में। कहाँ? चंडी वाली गली अमृतसर में। वही मोहन राकेश जो कि रचना करते हैं अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, जहाँ से संकलित है हमारे सिपाही की माँ। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में
कुंती कौन है? कुंती यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कौन है, तो यहाँ पर समझिए सिपाही की माँ जो है बच्चों चैप्टर के लेखक है मोहन राकेश जी। और मोहन राकेश जी तो है यहाँ पर सिपाही की माँ में जो है मुख्य पात्रा वह है बच्चों बिस्नी। कौन है? वह है बिस्नी है बच्चों। कौन? बिस्नी। और बिस्नी के घर के पास ही होती है कुंती नाम की, जो कि बिस्नी की पड़ोसन होती है। याद रखिएगा कौन होती है? तो बिस्नी की पड़ोसन होती है। और बिस्नी के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटा का नाम बच्चों यहाँ पर मानक होता है, याद रखिएगा, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने गया होता है। और क्यों लड़ने गया होता है? तो उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम होता है बच्चों मुन्नी। क्या? मुन्नी नाम होता है, जो कि 14 वर्ष की थी बच्चों। तो उसी के शादी के लिए पैसे कमाने के लिए मानक बर्मा के युद्ध में लड़ने गया था बच्चों, याद रखिएगा। तब तक के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कुंती कौन है। तो कुंती जो है वह बिस्नी की पड़ोसन है बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह जी ने पीएचडी किया था, तो किस विषय से किया था बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। पीएचडी का विषय बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में थोड़ा सा अलग ही दिया हुआ है पीएचडी का विषय, और यहाँ पर जो है ऑप्शन में थोड़ा सा अलग है। हाँ, यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है नामवर सिंह जी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर अपना शोध पूरा किया था बच्चों। यानी कि पीएचडी अगर कहा जाए तो वही कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है बच्चों। यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है, जहां से हमारा लिया गया है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जो है यहीं से लिया गया है बच्चों। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक से ही लिया गया है, जिसके लेखक है नामवर सिंह जी। कौन? तो नामवर सिंह जी लेखक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन और 50वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन पूरा गया है, तो आप लोग बताइए कि आपका 50 में कितना आंसर सही हुआ बच्चों। क्या 50 में आपका कितना आंसर यहाँ पर सही हुआ, यह आपको बताना है बच्चों। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह क्या था बच्चों? तो वह था गीति काव्य था। क्या? गीति काव्य था, इसलिए वो उन्हें परिसीमित लगा बच्चों। किसे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता जो है बच्चों उसके लेखक है, उसके रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति जी। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी, जो कि गांव के बारे में बड़े ही विशिष्ट चर्चा करते हैं। और वह बताते हैं कि गांव में अब वह पंच परमेश्वर नहीं रहे, ना ही वह प्रकाश का बुलौआ आता है, और ना ही वह सर्कस वाले आते हैं बच्चों। तो वह इस प्रकार से बहुत सारी अच्छी तरह से रचना करते हैं। और वह जो है बताते हैं कि कैसे हमारे पहले लोग थे, और अब जो है गांव जो है वह कैसे शहरों में तब्दील होते जा रहा है। और याद रखिएगा कि गांव का घर जो चैप्टर है यह संस्यात्मा से लिया गया। संस्यात्मा एक कविता संग्रह है बच्चों, वही से लिया गया है गाँव का घर। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए कि 1995 ईस्वी में क्या है बच्चों क्वेश्चन? यहाँ पर देखिए 51, हाँ चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 1995 ईस्वी में बच्चों यहाँ पर परिवेश सम्मान किसे किसे प्राप्त हुआ? तो वह हुआ था बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किन्हें? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, जिनका चैप्टर है जूठन बच्चों। क्या? तो जूठन उन्हीं की रचना है। जूठन जो है उन्हीं की रचना है। और देखिए जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी थी बच्चों? तो यहाँ पर देखिए जूठन चैप्टर में बड़ा ही एक दुर्व्यवहार जैसा व्यवहार होता है। वहां पर जब लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तब वहाँ का एक हेड मास्टर होता है जिसका नाम होता है कलीराम बच्चों। वह कलीराम जो होता है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, सोचिए, वह स्कूल में पढ़ने नहीं देता है। और वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से पूछता है, पहले तो उनका नाम पूछता है और फिर बोलता है कि मतलब कहाँ से हो, किस जाति से, यानी तो वह बोलते हैं कि चूहरे से। तो वही बोलते हैं कलीराम जी कि जाओ, तुम्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि वहां से शीशम का एक डाली होता है, शीशम की पत्तियों को तोड़कर पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ बच्चों। तो वह जो झाड़ू लगाते हैं, याद रखिएगा। और वही जब तीसरे दिन वह लगा रहे होते हैं, तब उनके पिताजी वहीं से गुजर रहे होते हैं, तो वही देख लेते हैं और वह उनके हाथों से
वह उनके हाथों से बच्चों झाड़ू छीनकर फेंक देते हैं। वह उनके हाथों से झाड़ू छीनकर यहाँ पर बोला जाए तो वह फेंक देते हैं और वह कहते हैं कि कौन है वह मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। तो यह जो है यहाँ पर पिताजी जो है लेखक के पिताजी वही उनसे झाड़ू छीनकर फेंक देते हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1970 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो बच्चों याद रखिएगा 3 पुस्तक। कितने 3 यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रस्सी का टुकड़ा मुहावरा क्या है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े बटुआ में क्या है? तो काले चमड़े बटुआ में बच्चों क्या है? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागज थी। 500 फ्रैंक वहां का जो करेंसी है बच्चों वही उसके बारे में बोला जा रहा है और कुछ कागजात थी। कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो वह पहले जो है वह 3 बच्चों को खो चुकी थी। कितने बच्चों? तो वह 3 बच्चों को। ज का उच्चारण स्थान है तो ज नहीं यानी कि चौछा जगह जितने भी है आपका च वर्ग यानी कि च छ ज झ ज्या चौछा जगह जो आपका जितना भी है बच्चों उसका पूरा होता है तालु से, उसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। किसके? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो कि पूरा होता है 25। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? तो निम्न में इसमें से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो तत्कालिक है यही हमारा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विंध्याचल क्या है कि विंध्याचल शब्द में संज्ञा है। तो विंध्याचल जो है यहाँ पर यह एक विशेष व्यक्ति विशेष का नाम बोध किया जा रहा है, इसलिए यह जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मुंह शब्द का लिंग है बच्चों। मुंह जो है यह किस लिंग का उदाहरण है? मुंह जो है मुंह हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा पुल्लिंग। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा मुंह उसका मुंह, इस प्रकार से यह हो जाएगा पुल्लिंग। और देखिए यहाँ पर कि सैया शब्द है बच्चों। तो सैया शब्द जो है वह कैसा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा तत्सम। सैया जो शब्द है यह प्रकार का तत्सम हो जाएगा। और सेज अगर बोला जाता तो सेज हो जाता तद्भव, लेकिन सैया पूछा जा रहा है इसलिए तत्सम हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा ताकि मुझे मालूम चलते रहे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ताकि मैं आगे वीडियो आए तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा सकूं जो आपको क्वेश्चन याद ना हो बच्चों। देखिए चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चंचल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचला। चंचला यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में संबोधन क्या है? निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? विभक्ति चिन्ह संबोधन कारक का तो वह हो जाएगा अरे। क्या हो जाएगा बच्चों? हे अरे अजी। यह 3 जो होता है यही होता है हमारा संबोधन करने का तरीका, हे अरे या फिर अजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किसमें से नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए पद्मावत इन्हीं की रचना है, अखरावट भी उन्हीं की है, चित्र रेखा भी उनकी है। लेकिन यहाँ पर जो भक्तमाल दिया गया है, भक्तमाल यह नाभा दास जी की रचना है। किनकी? तो नाभा दास जी की यह रचना है बच्चों, याद रखिए नाभा दास जी की। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो यह जो है जी भर, शीला ने कर्म ने क्या होता है बच्चों? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक होगा। किसको? सावित्री को। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाते हैं बच्चों तब वह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या? पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है बच्चों? तो मिठास, बिजली, पानी, कलम, चारों में से द्रव्यवाचक हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या बच्चों कितने हैं? तो 11 है।
11 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, तो यह जो है बच्चों यह हो जाएगा संबंधवाचक। जहाँ भी आप देखें जो यहाँ पर सो यह जो है इस प्रकार से यह हो जाएगा संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, तो 20 किलो चावल यह परिमाण को बता रहा है, यानी कि क्वांटिटी को बता रहा है बच्चों। जैसे कि यह चावल की मात्रा को बताया जा रहा है कि कितना चावल है, तो 20 किलो है। कितना है, तो 20 किलो है। तो यह हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। कैसा विशेषण, तो परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि राम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया है बच्चों? तो राम सोता है यह एक अकर्मक क्रिया है। इसमें इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या है, पढ़ी है, यह हो जाएगा वर्तमान, माने मतलब अभी की बात है, यह वर्तमान की बात है। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में बच्चों अव्यय कौन है? इसमें से अव्यय पूछा जा रहा है कि कौन है, तो यहाँ पर बल्कि जो है बच्चों यही हमारा अव्यय हो जाएगा, जो कि समुच्चय वाहक में समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थिति में हमारा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों उप धन स्थिति मिलकर बनता है उपस्थिति, तो उप हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति शब्द में यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? ती। शक्ति में शक्ति, ती जो है हमारा यही प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अजय शब्द का विशेषण है बच्चों। अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अजय का हमारा हो जाएगा अजित। क्या हो जाएगा इसका विशेषण? तो अजय, जिसे यानी कि जीता ना जा सके बच्चों, जिसे जीता न जा सके उसका जो है विशेषण क्या होगा? उसका विशेषण हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अजित होना चाहिए, शायद अजित, क्योंकि अधिकारी तो होगा नहीं, उजागर होगा नहीं, या फिर अग्नेय तो होगा नहीं, अजित ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दो पदों का योग किसमें होता है बच्चों? तो दो पदों का योग जो है वह समास में होता है। दो पदों का योग यहाँ पर समास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए विद्यासागर में कौन सा समास है बच्चों? विद्यासागर में कौन सा समास है? तो विद्यासागर मतलब क्या? विद्या का सागर, विद्या का सागर। जहां पर भी का के इस प्रकार से आए आप लोग तत्पुरुष समास मार दीजिए। कौन सा तत्पुरुष समास? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि अग्नि जो है अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि जो है यह तत्सम रूप है, और अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा बच्चों आग। क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा आग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट आंसर। और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बीच में और देखेंगे आप सीधा आंख मूंदकर संयुक्त वाक्य लगा देना है आपको, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और देखिए निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों? तो निम्न में शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ये कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, या फिर चाहे जैसी भी हो तुम वहां जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं, या फिर शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध वाक्य में बच्चों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत होता है, तो आप कोशिश करें कि उसे छोड़ ही दे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है बच्चों। यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 50 ही बनाना है, याद रखिएगा। देखिए महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर शंकर। महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा शंकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरी शब्द का विलोम है बच्चों। थोड़ा सा गला जो है वो फंस रहा है, लेकिन फिर भी पूरे वीडियो को यहाँ पर किया जाएगा। देखिए दूसरी शब्द का यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? तो दूषित का हो जाएगा स्वच्छ बच्चों। क्या? दूषित का स्वच्छ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जो नया
जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द, जो नया आया हुआ हो बच्चों उसके लिए एक शब्द कहा जा रहा है, तो नवांगतुक हो जाएगा। नवांगतुक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और बढ़ते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है यानी कि कहीं का भी नहीं। कहीं का नहीं कहते नहीं है कि न घर का रहा न घाट का, यानी कि कहीं का भी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो हलवाई का यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो हलवाइन हो जाएगा। हलवाइन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हलवाइन नहीं हलवाइन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यों, यह जो है यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि काम में लगा हुआ आदमी क्या है, कि काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध है। काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध है, तो वह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यथासंभव, यथासंभव शब्द में कौन समास है बच्चों, तो यथासंभव में हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी शुरू में यथा लगा हो, बे लगा हो, शुरू में भर लगा हो, यथा बे भर प्रति या फिर आ, प्रति या फिर आ लगा हो, या फिर आ लगा हो, आप लोग आंख मूंदकर यहाँ पर अव्ययी भाव समास को लगा देंगे बच्चों। या फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो मिलनसार में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, मिलनसार में हमारा प्रत्यय हो जाएगा सार। मिलन जोर सार मिलकर हमारा मिलनसार बनता है, इसलिए यहाँ पर सार हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है बच्चों, तो निर्भय में उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा, निर जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए निम्न में सर्वाधिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो सर्वाधिक विशेषण का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, कोई आदमी। कोई आदमी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, तो वह घर से कहाँ से आ रहा है बच्चों, वह घर से आ रहा है, मतलब अलगाव का बोध हो रहा है बच्चों, इसलिए यह अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सोना धातु कौन सा लिंग है, सोना जो है यहाँ पर सोना मतलब सोने वाला नहीं बल्कि यहाँ पर धातु वाला जो सोना होता है आभूषण वाला, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यह हो जाएगा पुलिंग शब्द, या क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा पुलिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुलिंग ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि तोता शब्द कौन सा संज्ञा है बच्चों, तो तोता यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि एक, यहाँ पर केवल पक्षी नहीं है बच्चों, बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि तोता, तोता जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों ये भी व्यक्तिवाचक नहीं होगा क्योंकि पूरे तोता समाज का आ रहा है। यहाँ पर भी भैंस मतलब जिस प्रकार से होता है या फिर आदमी अगर बोला जाए तो वह व्यक्ति का तो नहीं होता है, यहाँ पर भी हमारा जाति को वाचक होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर तोता यानी कि पूरे तोता समाज का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी हमारा जातिवाचक ही होगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं को वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो वह कौन था बच्चों, वह था पुरुष। कौन, वह था पुरुष बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नारी तो हम हो करूँ तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरि नारी महाविकार। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से आया है बच्चों, तो यह आया है अर्धनारीश्वर पाठ से, जिसमें कबीरदास के दोहा के बारे में कटाक्ष करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यही है कबीरदास जी की भी कुछ चीजें हैं जो इस प्रकार से है, वह भी मतलब अपने तरीके से वह आलोचना करते हैं और वह बताते हैं कि नारी जो है और नर जो है दोनों एक ही द्रव की ढली बच्चों एक प्रतिमा है, याद रखिएगा दोनों एक ही द्रव की ढली प्रतिमाएं है, इस प्रकार से वह बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य धन आग्रह, सत्य जोर आग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए लास्ट और 100वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो इसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी के बच्चों
रचना कौन है, तो वह हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी जो है यहाँ पर वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है बच्चों। क्या, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना पर उन्हें मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया है बच्चों, तो क्योंकि वह हमारे राष्ट्र कवि भी है। और चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन बच्चों मिल जाए। तो चलिए धन्यवाद।